जय संविधान। देखिए, आज चर्चा में मैंने एक ऐसे व्यक्तित्व को बुलाया है, नाहिद खान लारी। ये लखनऊ के तहजीब में पली पड़ी बिटिया हैं और बड़े संभ्रांत और प्रतिष्ठित परिवार को बिलोंग करती हैं और इनका विवाह भी एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ है। और जो लखनऊ की हमारी पुरानी प्रथाएं हैं उसको आगे बढ़ाने वाला परिवार है। मैं इनको बहुत सालों से जानता हूं और ये एक मुसलमान धर्म को मानने वाली हैं और मैं एक शुद्ध सनातनी। जिस प्रकार का कष्ट मुझे होता है, मुझे लगता है नाहिद को भी होता होगा कि हमने जो प्यारा हिंदुस्तान, जो पुराना लखनऊ, जो हमारी तहजीब, जो हमारा इनके घर में ईद के लिए जाना, इनका दिवाली और होली में हमारे घर का आना, वो अब हमें परेशान करता है कि वो दिन कहां चले गए। वो हमारे आपसी धार्मिक सौहार्द, जिसके अंदर हम एक दूसरे के बारे में सोचते थे कि वो शायद दिन वापस आ जाएं। तो मैं निवेदन करूंगा, नाहिद आप फ्रेम में आ जाएं। और नाहिद एक अगली जनरेशन को रिप्रेजेंट करने वाली बेटी हैं और क्योंकि ये मुस्लिम हैं और क्योंकि मैं एक शुद्ध सनातनी हूं, और तो मुझे लगता है कि जो हमारे देश की पीड़ा है, जो मेरी पीड़ा है, शायद नाहिद की भी पीड़ा होगी। हमारे देश के अंदर जो हो रहा है, आपकी जनरेशन और आपका धर्म, आप भी राष्ट्रभक्त हैं, आपका भी बड़ा राष्ट्रभक्त परिवार है, मैं जानता हूं, नेशन के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड परिवार है। मेरी भी पृष्ठभूमि वैसी ही है, हमारा भी देश के प्रति समर्पित परिवार है। तो नाहिद खान लारी जो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, और बहुत सारे टेलीविजन इंटरव्यूज में आपने पैनल में उनको देखा होगा। तो मैं नाहिद ये जानना चाहता हूं कि आपकी पीढ़ी और आप क्या महसूस करती हैं कि जो एक राम प्रसाद बिस्मिल और उस समय राम प्रसाद बिस्मिल और अशरफ उल्लाह खां की दोस्ती हुआ करती थी, जहां पे जब एक बार राम प्रसाद बिस्मिल बीमार पड़े तो वो इतना ज्यादा बुखार था कि बड़बड़ा रहे थे, अशफाक उल्लाह खां बीमार पड़े और वो राम राम का नाम ले रहे थे, तो लोगों ने कहा क्या हो गया इसको, राम का नाम क्यों ले रहा है ये अशफाक उल्लाह का, ये तो इस्लाम धर्म को मानने वाला है। तो किसी ने कहा कि ये भगवान राम को याद नहीं कर रहे हैं, ये राम प्रसाद बिस्मिल को याद कर रहे हैं जो इनका मित्र है। राम प्रसाद बिस्मिल को बुलाया गया, उन्होंने उनके माथे पे हाथ रखा और अशफाक उल्लाह खां की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, क्योंकि वो मिस कर रहे थे एक दूसरे को। हम भी उस सौहार्द को मिस कर रहे हैं जो हमारे और आपके धर्म के बीच में था, दोनों राष्ट्रभक्त पर इस समाज। तो नाहिद आप क्या फील करती हैं, क्या वो दर्द आपको महसूस होता है? आपको ज्यादा होता होगा, हम भी महसूस करते हैं क्योंकि हम भी वो हिंदू धर्म और सनातन धर्म को मानने वाले हैं जो असली है, लेकिन हम भी पाखंडी और ढोंगी हिंदुओं से परेशान हैं। तो आपको नाहिद क्या लगता है कि ये जो हो रहा है इसको कैसे रोका जाए, और इसके रोकने के लिए आपकी जनरेशन क्या कर रही है, आपका समाज क्या कर रहा है, और आपके समाज को आप लोग कैसे एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत माता को कोई कष्ट ना हो, मेरे देश को कोई कष्ट ना हो, आपके देश को कोई कष्ट ना हो। नाहिद। स्वामी जी, आपने अपनी पूरी बात जो शुरू की, वो बहुत अच्छा लगा कि आपने शुरू में ही कहा जय संविधान। इसी बात से मैं अपनी भी बात शुरू करती हूँ। जय संविधान। बाबा साहब अमर रहे। परम आदरणीय बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में सबको इक्वल राइट्स दिया है, सबके हक और हुकूक की बात की, सबको इक्वल राइट्स दिया है। इसी संविधान को छिन भिन करना चाहती है बीजेपी और आरएसएस। आपका दूसरा सवाल भी वाजिब है कि देश की बात जो आप कर रहे हैं, देखिए, जो देश की स्थिति आप ये समझिए कि देश में जो भाईचारा है वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। मैं रहूं ना रहूं, आप रहे ना रहे, और लोग हैं वो रहे ना रहे, कोई रहे ना रहे, लेकिन ये जो देश का भाईचारा है इसको कोई छिन भिन नहीं कर सकता। ये हमेशा रहेगा, आज भी है और हमेशा रहेगा। अब जो आप बात करें पीड़ा की, मैं समझ सकती हूँ कि चूंकि आप यकीन जानिए कि पिछले 1 आध 1.5 महीने की अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग लगभग 150 लोगों से मेरी व्यक्तिगत
लगभग 150 लोगों ने मुझे बताया होगा, उसमें से 90% आप मान लीजिए कि 90% तो हिंदूज होंगे, और इन 90% में से आप मान लीजिए कि 60% उनमें से अपर कास्ट हिंदूज होंगे, जिन्होंने मुझे बताया है व्यक्तिगत तौर पे कि अब वो टीवी नहीं देखते हैं, अब वो न्यूज चैनल्स नहीं देखते हैं, अब वो डिबेट्स जैसी शुरू होती हैं बंद कर देते हैं, न्यूज नहीं देखते। इसका रीजन आप समझिए, जो आप बता रहे हैं कि देश की स्थिति, आप प्रैक्टिकली देखिए ग्राउंड में क्या है, जिस प्रकार का माहौल एक जो क्रिएट किया, ये एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, और ये कौन कर रहा है? मीडिया कर रही है। किसके कहने पर कर रही है? बीजेपी और आरएसएस के कहने पर कर रही है। ये मीडिया जो कर रही है, अरबों रुपए के जो विज्ञापनों का खेला हो रहा है बीजेपी और आरएसएस के द्वारा, उसके चलते ये आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है कि जिसमें दिखा रही हिंदू मुस्लिम विवाद, जबकि आप देखिए धरातल पर कुछ नहीं है। ये केवल मीडिया में चल रही हैं बातें, धरातल पर कुछ नहीं है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे दूंगी, क्योंकि मैं हमेशा ग्राउंड पे रहती हूँ और हर वक्त लोगों से संपर्क में रहती हूँ, मिलती जुलती रहती हूँ। मैं आपको उदाहरण देती हूँ। मैं, आप इतने वरिष्ठ हैं और इतने अनुभवी हैं कि आप मेरी बात से भी इत्तेफाक रखेंगे। स्वामी जी, अभी आप देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, ज्यादा दिन नहीं हुए, लगभग 1 साल हो रहा है। तब भी जो है बीजेपी आरएसएस ने इस तरह का माहौल क्रिएट किया था। लेकिन आप धरातल पर देखिए क्या हुआ कि राम जी की नगरी अयोध्या, अयोध्या जी आप ले लीजिए, आप महाकुंभ नगरी, महासंगम नगरी, महाकुंभ की नगरी इलाहाबाद, चित्रकूट, हरिद्वार, बद्रीनाथ, सब जगह तो इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को जनमानस ने आशीर्वाद दिया अपना। ये मैं इन प्लेसेस की, इन जगहों की इसलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि ये यहाँ आस्था, आस्था से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है। चाहे अयोध्या जी ले लीजिए, चाहे महाकुंभ की नगरी ले लीजिए, आप इलाहाबाद, हरिद्वार ले लीजिए, ये सारे एक आस्था से जुड़े हुए केंद्र। वहीं आप देखिए काशी, वाराणसी, वहां तो प्रधानमंत्री जी स्वयं चुनाव लड़ रहे थे और 10 लाख वोट से जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन बमुश्किल तमाम पिछली बार 3.5 लाख वोट से जीते थे। इस बार 2-2.5 लाख लोगों ने माना कि हमने गलत व्यक्ति को वोट दे दिया, तो उनका वोट परसेंटेज, जीत का अंतर गिर गया और बमुश्किल तमाम वो जीते। मतलब 1-1.5 लाख वोटों से वो जीते हैं। तो ये कोई जीत नहीं कही जाएगी, एक तरह से हार कही जाएगी। काशी जी की मैं बात कर रही, काशी जी की बात कर रही। तो आप देखिए धरातल पर कहीं नहीं। दूसरा मैं आपको उदाहरण देती हूँ, आप तो स्वयं जानते हैं मुरादाबाद की स्थिति, आप जानते हैं मुरादाबाद मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। 2024 में जब वहां लोकसभा का चुनाव होने वाला था, तब हमारे सिटिंग सांसद थे मुसलमान, सिटिंग सांसद, हाईली एजुकेटेड एसटी हसन साहब वहां पे सिटिंग सांसद थे, लेकिन उनका टिकट किन्हीं कारण से कट गया और अपर कास्ट की महिला रुचि वीरा जी, उनको वहां से कैंडिडेट घोषित कर दिया, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। लेकिन बीजेपी ने इसको बहुत हाईलाइट किया, रोज मीडिया में आता रहा, अरे मुसलमान का टिकट कट गया और हिंदू को मिल गया, अपर कास्ट हिंदू को मिल गया, क्यों मिल गया अपर कास्ट हिंदू को, इस तरह का बहुत माहौल क्रिएट किया। लेकिन फिर भी जो वहां की जनमानस थी, हिंदूज ने भी वोट किया और मुसलमान, क्योंकि मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र, बढ़ चढ़कर सबने वोट किया और भारी बहुमत से रुचि वीरा जीती। ये एक जो मैं आपको मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र का बता रही। अब हरिद्वार जी, गंगा जी की नगरी, हरिद्वार जो आस्था का केंद्र है, वहां पर अभी चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, वहां कौन जीता? वहां कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी जीते। आप ये देखिए कि मुस्लिम प्रत्याशी जीते। तो ये कहां है हिंदू मुस्लिम? धरातल पर तो है नहीं। आप देखिए मीडिया में जो चल रहा है उसकी आप उस पीड़ा को आप व्यक्त कर रहे हैं, परंतु जब आप धरातल पर जाएंगे तो वो पीड़ा आपको नहीं दिखेगी। दूसरा मैं आपको उदाहरण देती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये सारे मुस्लिम कंट्रीज जाते हैं, सारे मुस्लिम कंट्रीज जाते हैं, वहां गले भी मिलते हैं, खूब बड़े बड़े तोहफे आदान प्रदान होते हैं, खूब गले मिलते हैं वहां के शासकों से। और भारत में आप देखिए शेख हसीना और उनके पूरे कुंबे को, कुंबे अकेले वो नहीं, उनके साथ सैकड़ों लोग हैं, पूरा कुंबा है उनका, वो सब भारत में है, वो मुसलमान है। वहीं बीजेपी जो है मीडिया में उड़ाती रहती है, बांग्लादेशी घुसपैठी है, बांग्लादेशी घुसपैठी है, इतने डिबेट्स हो गए उस पर, इतनी न्यूज चल गई। लेकिन ये लोग कौन है? ये वही शेख हसीना है जिनके पास माननीय मोदी जी, जब बंगाल में चुनाव हो रहा था, ब्राह्मण दीदी, हमारी ब्राह्मण दीदी ममता दीदी के साथ जब चुनाव हो रहा था बंगाल में,
तो वो वोट की लालच में चले गए थे बांग्लादेश के हसीना जी जो है, शेख हसीना जी मदद कर दे कि हमें बंगाल में वोट मिलता है, लेकिन जनमानस ने नकार दिया ना। इस तरह की राजनीति को वहां की भी जनमानस ने नकार दिया, जो तुष्टीकरण की राजनीति है बीजेपी की। तो धरातल पर कहीं नहीं इस तरह की चीजें। आप ये देखिए, अभी जो 24 का चुनाव हुआ, 24 का चुनाव आप समझे, उत्तर प्रदेश की मैं बात करें, 24 का चुनाव उत्तर प्रदेश में सिटिंग पीएम वर्सेस एक्स सीएम के बीच में था। सिटिंग पीएम माननीय मोदी जी वर्सेस एक्स सीएम पीडीए समाज के योद्धा माननीय अखिलेश यादव जी के बीच में। तब आप ये समझिए कि ये स्थिति थी कि इतनी बेईमानी कर दी बीजेपी ने, इतनी बेईमानी कर दी। मैं आपको अनेकों सीटों गिना सकती हूँ जहां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन जीत सकती थी और जीत रही थी। फर्रुखाबाद जीत रहे थे, महाराजगंज जीत रहे थे, देवरिया जीत रहे थे, ऐसे तमाम सीट्स हैं जहां हम जीत रहे थे। मथुरा, मेरठ जीत रहे थे, बहुत सी सीट्स जहां बेईमानी की। अगर बेईमानी ना की होती तब हमारी सीटें निश्चित रूप से 55 सीटें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतती, 55 से 60 सीटें हम जीत जाते। लेकिन इतनी बेईमानी के बाद भी, इतनी बेईमानी के बाद भी, इतनी घटिया मानसिकता वाली बातें करने के बाद भी बीजेपी उत्तर प्रदेश में, बीजेपी छोटी पार्टी बन के रह गई और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई उत्तर प्रदेश की। और माननीय अखिलेश यादव जी सबसे बड़े नेता बन गए उत्तर प्रदेश के, और बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई, समाजवादी पार्टी से छोटी पार्टी बन गई। देश की हम तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, देश के तीसरे नंबर के नेता बन गए। अगर आप ये समझिए कि माननीय अखिलेश यादव जी मान लीजिए पीएम होते, ये तो एक्स सीएम थे तो ये स्थिति थी, अगर वो पीएम होते तो क्या स्थिति होती। चूंकि उन्होंने तो पीडीए की क्रांति का बिगुल फूंक दिया था, इसलिए सब एकजुट हो गए ना। पीडीए समाज, इनकी आबादी 90% है, 90% प्लस है, ये एकजुट हो गए। अगर वो पीएम होते तो डंका बज रहा तो शायद ही कोई एक सीट बीजेपी उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कहीं 2024 के चुनाव में 24 सीट कहीं पूरे बीजेपी पूरे देश में जीत लेती तो बड़ी बात। अगर माननीय अखिलेश यादव जी पीएम और होंगे आने वाले दिनों में, निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी ही देश और प्रदेश की सत्ता की कुर्सी पर काबिज होंगे। 72% आबादी पिछड़े दलित आदिवासियों की, कब तक एक सत्ता की डोली के कहार बनेंगे। आप समय आ गया, अब ये सत्ता की डोली के सवार बनेंगे। तब आप देखिए जो पीड़ा आपको हो रही है कि देश की स्थिति क्या हो गई है, प्रदेश की स्थिति क्या हो गई है, किस प्रकार से आपस में नफरत फैल गई, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन तब आप देखिएगा कितना सुंदर प्रदेश, और सुंदर प्रदेश बन जाएगा हमारा देश, और सुंदर हो जाएगा, यहाँ का वातावरण और अच्छा हो जाएगा, यहाँ विकास होगा, यहाँ लोगों के पास जॉब होगी, युवा बेरोजगार नहीं होगा, महिलाओं का उत्पीड़न नहीं हो रहा होगा। तो एक एक सुंदर और एक बहुत ही विकसित देश प्रदेश बनेगा जहां पर हर नहीं तरफ नाहिद, खुशहाली आपको दिखाई नाहिद, देगी। मुझे जी ऐसा लगता है, देखिए मुझे माफ कीजिएगा, भगवान करे जो आप कह रही है वो हो। देखिए, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, हिंदू समाज को बिलोंग करता हूं, अच्छा सनातनी हूं, लेकिन जिस खतरे को आप कम करके आंक रही हैं, खतरा इतना कम नहीं है। देखिए, समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के अंदर जहर बहुत नीचे तक चला गया है, वितृष्णा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, नफरत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपके प्रयागराज का ही किस्सा है, 10 साल का बच्चा दूसरे समाज के बच्चे को इसलिए तालाब में धक्का देता है कि ये गंदा है, ये दूसरे धर्म का है, और ये घटनाएं बड़ी। तो इसका मतलब ये है, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही है, जिन लोगों से आप बात करते हैं उसमें 70% हिंदू होते हैं, उसमें 70% समण समाज के होते हैं। लोग जो बुद्धिमान हैं, जो समझदार हैं, वो रियलाइज कर रहे हैं ये देश के लिए खतरनाक है। लेकिन जिस खतरे को आप कम करके आंक रही हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है खतरा बहुत ज्यादा है, और इसका मुकाबला आप जब तक खतरे को पहचानेंगे नहीं और इसकी गंभीरता को नहीं समझेंगी, क्योंकि उन मुद्दों को उछाल के नफरत बहुत जड़ तक। अब वो समय जो हमने देखा था, हम आपके यहाँ ईद में सेवई खाने जाते थे, आप लोग हमारे घर में, ईद को भी आइए, आप यू मोस्ट वेलकम, आप आइए, ईद पे आइए, हमारे लिए सौभाग्य होगा, पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। लेकिन ये जो नाहिद नाहिद जो आप, मेरे को ऐसा लगता है, खैर आपकी जनरेशन ऐसा सोचती है, जहर बहुत नीचे तक है, और उसका कारण एक और है। हम लोग जो अल्पसंख्यक हैं अपने समाज के अंदर, जो राष्ट्रहित की बात करते हैं, जब हम समाज में बोलते हैं तो लोग हमें दबोचते हैं, लोग हमें डराते हैं, हमें धमकियां देते हैं। आप कुणाल कामरा का आप केस देख लीजिए, हिंदू लड़का है और उसने एक ऐसा कटाक्ष किया, जो बड़ी बात है कि
लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार के कटाक्ष होते हैं, हास्य इस प्रकार का परमिटेड है, लेकिन उसके उस स्टूडियो को तोड़ दिया जहां वो रिकॉर्ड करने गया जो उसका था भी नहीं, और उसको मारने की धमकियां मिल रही हैं। ये डर है, डर बहुत ज्यादा नीचे तक पहुंच गया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस खतरे को कम करके मत आकिए। चीजें और पैसा उनके पास है, धन बल है, शक्ति है, एडमिनिस्ट्रेशन है, चुनाव आयोग है, कोर्ट्स हैं, पुलिस है, उनके पास सब कुछ है। अब सवाल यह है कि ये खतरे को मेरे हिसाब से तो आपको ज्यादा आंकना चाहिए। अब इसका मुकाबला, जब 2024 में एक फिजा बनी थी, लोग अपने आप वोट दे के आ गए थे, और इस खतरे को समझ गई है भारतीय जनता पार्टी कि ये लोग बुद्धिमान लोग, समझदार लोग समझ रहे हैं कि खतरा बहुत गंभीर है और लोग उनके विरोध में खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये जो आपका पीडीए का फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। बहुसंख्यक लोग जो है पीडीए के अंदर आते हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन इसका जो ये एडमिनिस्ट्रेशन, चुनाव आयोग, नाम जोड़ना, नाम काटना, लोगों को भयभीत करना, एडमिनिस्ट्रेशन का उपयोग करना, जैसे मेरठ के अंदर आपका हुआ, बांसगांव के अंदर हुआ, मुझे भी पता है, आपको तो पता ही है। खैर, ये इसका मुकाबला, ये अगर इसको कैसे आप लोग मुकाबला करेंगे जिससे ये खतरा, क्योंकि इलेक्शन ही लोग समझते हैं कि इलेक्शन ही मेन चीज है, और इलेक्शन जीत गए इसका माने लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। तो केवल यहां जनमत का इशू नहीं है, हम लोगों के साथ देने का इशू नहीं है, असली हिंदू अंधी मुसलमान आपके साथ खड़े होने का प्रश्न नहीं है। जो भय है, जो डर है, जो पुलिस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो चुनाव आयोग है, इसका जो गठबंधन है, इससे आप कैसे मुकाबला करेंगे? नहीं, ये आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल भी किया है, और इसका मैं आपको तथ्यात्मक जवाब भी देना चाहती हूँ। देखिए, आप ये समझिए कि भारत तो वो देश है जहाँ खोटा सिक्का भी चल गया। खोटा सिक्का चलता है, फिर उसके बाद पहचान गए कि सिक्का खोटा है, तो उसको निकाल के बाहर फेंका। मैं तो छोटी थी, या मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि चंबल के डाकुओं की बात होती थी कि चंबल के डाकू कभी नहीं खत्म होंगे, चंबल के डाकू कभी नहीं खत्म होंगे, ये सबको खत्म कर देंगे, बहुत खतरनाक है, उनके पास ये हथियार है, उनके पास वो हथियार है, हम सब उनसे लड़ना, हम सब उनसे नहीं लड़ सकते, ये बहुत ताकतवर है। ये आप खुद जानते होंगे, ये सब बातें आप लोग भी बताते थे, हम लोग छोटे थे सबसे सुनते आ रहे हैं कि चंबल के डाकू बहुत खतरनाक है, इनको खत्म कोई नहीं कर सकता। लेकिन धरातल पे क्या हुआ? सारे अत्याचार उनके चलते रहे, सब चलता रहा, उन्होंने तमाम डकैती डाली, तमाम कुछ किया, लेकिन अंततः अंततः वो उनका पूर्ता सफाया हो गया कि नहीं? हो गया सफाया, पूर्ता सफाया हो गए चंबल के डाकू। अब इस युग के डाकू कौन है? इस युग के डाकू भाजपाई डाकू है। इस युग के डाकू भाजपाई डाकू है, ये महाभ्रष्टाचारी भी हैं, ये महाडकैत भी हैं, ये महा रेपिस्ट भी हैं। इनके अंदर जो ऐब बता दीजिए, सारे ऐब हैं, महा झूठे भी हैं। तो ये भी इस युग के डाकू है भाजपाई। तो इनका भी पूर्ता सफाया होगा, आप देखिएगा, इनका भी पूर्ता, जनमानस ही करेगी पूर्ता सफाया। आखिर आप ये समझिए कि पीडीए से क्यों घबरा गए? ये केवल एक कोई स्ट्रैटेजी नहीं हमारी, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से पीडीए को जगा दिया है। पीडीए में पिछड़े भी आते हैं, दलित भी आते हैं, आदिवासी भी आते हैं, अल्पसंख्यक मुसलमान भी आते हैं, ए से आधी आबादी भी होती है, और ए से वंचित अगड़े भी आते हैं। तो पीडीए, इसीलिए मैंने बताया 90% प्लस, मैंने इसीलिए पहले ही आपको बता दिया 90% प्लस, इसमें वंचित अगड़े भी आते हैं। जो आप कह रहे हैं कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, अल्पमत में, ठीक बात है वो, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने इसी वर्ग को जगाया है, और ये वर्ग आप देखिए कि जग चुका है। आप समझिए, ये वर्ग इतना जग चुका है कि अपने हक हुकूक के लिए वर्ग जग चुका, और यहाँ तक कि देश की बड़ी पार्टी है कांग्रेस, अनेकों साल कांग्रेस ने उत्तर देश में रूल किया, बड़ी पार्टी। तो माननीय राहुल गांधी जी, जो नेता प्रतिपक्ष है, अंततः वो भी इसी लाइन पर आ गए, वो भी जातिगत जनगणना की बात करें, वो भी पिछड़े दलित आदिवासियों की बात करें, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि वही मूलवासी है। और अंततः राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि जातिगत जनगणना होगी। अंततः उन्हें राहुल गांधी जी ने भी, अभी मैंने पढ़ा पिछले दिनों अखबार में उनका बयान आया था कि पिछड़े ही वो चाहते हैं कि पिछड़े समाज से लोग, क्योंकि वही बहुसंख्यक है, 50% से ज्यादा उनकी आबादी है, तो वो समाज के लोग देश के प्रमुख पदों पर काबिज हो। ये राहुल गांधी जी का बयान। तो इसलिए जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो जागृति पैदा कर दी है समाज में, अब ये समाज जग गया है, एकजुट हो रहा है, तो उस चीज को काटने के लिए, उस चीज को डाइवर्ट करने के लिए
क्योंकि पिछड़े दलित सत्ता की कुर्सी पे काबिज ना हो, सत्ता की डोली पे सवार ना हो, उस चीज को डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी ये हिंदू मुस्लिम का खेला खेलती है। और वो केवल मीडिया में खेलती है, मैं आपको फिर बता रही हूँ, केवल मीडिया में खेलती है, केवल मीडिया में माहौल बनाती है। आप धरातल पर चाहिए, हम सब होली भी मिलने जाते हैं, आज भी सब होली मिल रहे हैं एक दूसरे से। रमजान आया, सबने रमजान की भी मुबारकबाद दी। ईद आएगा, सब लोग ईद पे भी आएंगे। महाकुंभ था, महाकुंभ के हम लोग भी भले हम लोग को मना था कि मुस्लिम समाज वहां नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी हमने पूरा उसके प्रति अपनी रिस्पेक्ट दिखाई, सब कुछ किया। तो ऐसा नहीं है, धरती पर ऐसा कुछ नहीं। अपनी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीजेपी इस तरह का माहौल क्रिएट करे। जनमानस ये सब समझ रहा है। आप ये समझिए कि मैं तो नहीं थी, लेकिन मैं अपने वालिद साहब से भी सुनती रहती हूँ कि बेसिकली जब इसमें तो कोई दो राय नहीं कि देश के मूलवासी तो पिछड़े दलित आदिवासी ही हैं। तो जब अंग्रेज आए भारत में, तो उन लोग ने डिवाइड और रूल करो का रूल अपनाया, और वो उसमें सक्सेसफुल होते गए। तब गांधी जी के साथ सभी लोग उनके साथ आंदोलन में लगे, और सबने आंदोलन किया और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा। तब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, तब देश की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर रूप से हमारे देश की स्थिति बहुत दयनीय थी। तब पंडित जी ने बहुत परिश्रम किया। पंडित जी और उस वक्त के जितने नेता थे, सबने बहुत परिश्रम किया, और अपने कड़े परिश्रम के चलते, मतलब मैं सुनती हूँ कि बहुत कठिन आर्थिक स्थिति थी उस वक्त। मेरे फादर भी बताते हैं बहुत कठिनाइयां थी उस वक्त। तब बड़े कठिन परिस्थितियों में परिश्रम करके पंडित जी ने देश को आगे बढ़ाया, और फिर देश में एक भाईचारा की स्थिति एक पुनः स्थापित की। उसके बाद जब वो खत्म हो गए, फिर कई साल बाद फिर कांग्रेस का विभाजन भी हो गया। कांग्रेस कई साल देश में रूल करती रही। हमारी पार्टी ने, हम लोग ने भी कई साल देश में रूल किया है, 5-6 साल रूल किया है देश में। बीजेपी ने भी रूल किया। एक बार अटल जी की 13 दिन की सरकार थी, एक बार 13 महीने की सरकार थी, एक बार 5 साल की सरकार, बीजेपी ने भी रूल किया। लेकिन आप ये देखिए कि कांग्रेस, ऐसा नहीं है कि ऐसी स्थिति कांग्रेस की सरकार में नहीं, कांग्रेस की सरकार में भी दंगे हो जाते थे। कांग्रेस की सरकार में भी पिछड़े दलितों के खिलाफ के साथ अन्याय होता था। लेकिन आप ये देखिए कि राहुल गांधी जी ने इस बात को स्वीकारा कि हमसे गलती हो गई, हम जातिगत जनगणना कराएंगे, हमारी भूल है। लेकिन क्या बीजेपी अपनी गलती स्वीकार रही? नहीं। बीजेपी तो केवल पिछड़े दलितों के वोट के लिए पिछड़े दलितों की बात करती है। जब देने की बात आती है तो देना कुछ नहीं। सबसे पहले जातिगत, आप जो कह रहे हैं कि समस्या इतनी बड़ी है, बेसिकली समस्या उतनी बड़ी नहीं, ये बीजेपी और आरएसएस ने बना दी है समस्या। देश देश से उनको क्या लेना देना? वो तो अंग्रेजों के मुखबिर थे, बीजेपी और आरएसएस के जितने पुरखे उनके अंग्रेजों के मुखबिर थे, मुखबिरी करते थे। हजारों लोग उनकी मुखबिरी के चलते फांसी पे लटका दिए गए, भारत के लोग। तो बीजेपी ने देश को बढ़ाने में, देश को स्वतंत्र करने के लिए कोई संघर्ष तो किया नहीं बीजेपी और आरएसएस ने, इसलिए वो इसकी कीमत क्या समझेंगे। लेकिन हमने, आपने संघर्ष किया है। बीजेपी और आरएसएस, जो अब बीजेपी और आरएसएस कहलाई जाती है, तो किसी जमाने में इन्हीं के लोगों ने जो मुस्लिम लीग से भी गठबंधन कर लिया था, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी, डिप्टी सीएम बन गए थे बंगाल में। तो ये वो पार्टी, इसलिए इनको देश से भी लेना देना नहीं, इनको जनमानस से कोई लेना देना नहीं, इनको पिछड़े दलितों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप ये समझिए कि माननीय अखिलेश यादव जी इसीलिए कह रहे हैं, शुरू दिन से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो जानी चाहिए। जातिगत जनगणना का मतलब हमारा ये नहीं है कि किसी का हक मार ले, नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो जाए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। जिसका परिवार 10 का परिवार है, उसके 10 के हिसाब से खाना मिल जाए, जिसका परिवार 2 के हिसाब से, उसको 2 के हिसाब से खाना मिल जाए। हम किसी के हक के मारने की बात नहीं कर रहे। जिसकी आबादी 10% है, उसको 10% के अनुरूप उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जिसकी आबादी 20% है, उनकी 20% के अनुरूप हिस्सेदारी नहीं होनी नाहिद, चाहिए। इसमें एक चीज मैं ऐड करता हूं। देखिए, जातीय जनगणना के मैं भी फेवर में हूं। मैं फेवर में क्यों? देखिए, जब मराठे कहते हैं कि हमको रिजर्वेशन दो, और कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट कहती है कैसे पता कि मराठे बैकवर्ड हैं। जब जाट कहते हैं कि हमें रिजर्वेशन दो, गुजर कहते हैं हमें रिजर्वेशन दो, तो कोर्ट यही कहता है कैसे पता। मेरे ख्याल से जो जनगणना नहीं हो रही है, और जो जातीय जनगणना तो बिल्कुल ही नहीं हो रही, उसका कारण ये है, ये समाज
जाट समाज, गुर्जर समाज और मराठा समाज जब ये रिजर्वेशन मांगता है तो ये कहा जाता है कि भाई ये तो पता ही नहीं कैसे प्रूव हो कि ये बैकवर्ड है। तो देखिए, जातीय जनगणना इसलिए आवश्यक है, ये सामाजिक एकता के लिए, ये राष्ट्र एकता के लिए आवश्यक है। अच्छा नाहिद, एक और मेरे ख्याल से आप शायद बोलना पसंद करिए, मुझे लगता है हमारे उसमें माना जाता है राहु केतु। तो आजकल में जो राहु केतु हैं वो ग्रोक चल रहा है। अब तो ग्रोक ने यह भी कह दिया, जबकि मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं, वो कहता है कि जो ब्राह्मण हैं ये दूसरे देश से आए हुए लोग हैं। और जैसे यहाँ पे रोहिंग्यास की बात होती है, तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कभी हम ही लोगों को कोई ये ना कहे कि ये लोग विदेश से आए हैं, मूल निवासी तो यहाँ के आदिवासी हैं और उनका नहीं देश है, देखिए, तो हम लोगों को निकालने की नहीं बात ना नहीं हो। देखिए देखिए, नहीं नहीं स्वामी जी, सर जो देश में आ गया सब देश का है, सब देश के हैं, सब आपस में भाईचारा। ये गंदी राजनीति, गंदी बातें केवल और केवल कभी आप सुनेंगे तो बीजेपी और आरएसएस के मुंह से ही सुनेंगे। इस तरह की घटियापन की बातें केवल और केवल बीजेपी नहीं और नहीं 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 आरएसएस ही नाहिद, करते हैं। मैं असल में जो जो कह रहा देश था में वो रह ये कह रहे रहा सब था। नहीं देशवासी हैं, नहीं सब नहीं, भारतीय हैं। देखिए ग्रोक ने बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दी। ग्रोक ने ये स्पष्ट कर दिया कि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए कितना त्याग किया। ग्रोक ने स्पष्ट कर दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी 98% संपत्ति देश को दान कर दी। ग्रोक ने स्पष्ट कर दिया कि सावरकर ने माफी मांगी थी और पेंशन ली थी। मैं ये कह रहा हूं, देखिए मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है अगर कोई कहे कि तुम लोग हजारों साल पहले आए थे, मानी बात है। देखिए अमेरिका के अंदर भी आप देखें तो अमेरिका के मूल निवासी कहां है भाई? कोई स्वीडन का रहने वाला है, कोई फ्रांस का रहने वाला है, कोई ब्रिटेन का रहने नहीं वाला है, लेकिन ऑब्वियसली। आज वो अमेरिकन नेशनल है। हाँ। इसी तरह से हम 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, मान लीजिए मेरे पूर्वज आए भी, मान लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। आज हम पुश्तैनी रूप से इस देश के निवासी हैं, गर्वित भारतीय हैं, जैसे आप लोग गर्वित भारतीय हैं। तो इसलिए चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पीडीए हो, चाहे ब्राह्मण हो या ठाकुर हो, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारा एक ही जात है और हमारा एक ही धर्म है। प्रश्न यह है कि जितना कुरेदेंगे, जितना इतिहास को कुरेदेंगे, और ये तो परमेश्वर की कृपा है अभी वो चीज नहीं हो रही। दलित एक कहें क्योंकि सवर्ण समाज ने हमारे साथ अन्याय किया, हम बदला लेंगे। भगवान की कृपा है, ये परशुराम ने सारे राजपूतों का नाश किया था तो लोग ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं खड़े हो रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि लोग कहें कि साहब इस प्रकार के अत्याचार हुए, तो ये पुरानी चीजों को वहीं छोड़ दिया जाए और देश को 21वीं शताब्दी की तरफ ले चला जाए। आप भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम भी सवर्ण समाज के लोग भी हैं, और ओबीसी दलितों को जो अधिकार नहीं मिला है, मैं ये मानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, उनको अधिकार मिलना चाहिए। उनको शिक्षा के क्षेत्र में भी आना चाहिए, उनको जुडिशरी में भी आना चाहिए, उनको जर्नलिज्म में भी आना चाहिए, जिससे उनको ये लगे कि उनकी उपेक्षा अगर इतिहास में हुई है तो अब नहीं हो रही है। इसका माने देखिए, हम प्रायश्चित करने को तैयार हैं। अगर हमारे पूर्वजों ने कुछ अन्याय अत्याचार किए, हम माफी मांगते हैं, हम कहते हैं कि ठीक है, लेकिन हम नहीं करते भाई, हम तो देशवासी हैं। और हमारे लिए कोई आदिवासी हो, दलित हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। पुरानी बातों को नहीं कुरे देंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक अच्छा हिंदुस्तान, एक प्यार मोहब्बत का हिंदुस्तान हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं उस सिलसिले में कह रहा हूं, ग्रोक ने वो सब कुछ कर दिया नाहिद, जो बहुत सालों से आप नहीं कर पा रहे थे, हम नहीं कर पा रहे थे, वो ग्रोक ने कर दिया। और आज के तारीख में रात को जो भाजपाई सोते होंगे, इनको सपने में ग्रोक दिखाई पड़ता होगा। नहीं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। देखिए, इतिहास के पन्ने नहीं कुरेदने चाहिए, क्योंकि जब इतिहास के पन्ने कुरेदे जाएंगे तो बहुत कुछ बातें निकल कर आ जाएंगी और इससे तकलीफ होगी। ये जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चली जाती है बात। इसलिए इस तरह की बातें इतिहास के पन्ने नहीं कुरेदनी चाहिए। ये मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। लेकिन अभी जो आप बात कर रहे थे कि बैकवर्ड कैसे प्रूव होंगे, अब देखिए, जहां तक मैं जितना सीखी हूँ और जितना समझी हूँ, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे, ये तो माँ की कोख से पैदा होता है। पिछड़ा माँ की कोख से पैदा होता है, दलित माँ की कोख से पैदा होता है, ब्राह्मण माँ की कोख से पैदा होते हैं। तो हर इंसान जो अपनी माँ की कोख से जो पैदा होता है वही जाति होती है। लेकिन हमारे देश में तो एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जो 15 साल एक स्टेट के सीएम थे। उन्होंने अपने आप को पिछड़ा साबित कर दिया। पिछड़ा, जब वो सीएम थे तो उन्होंने अपनी जाति के आगे पिछड़ा लिखवा दिया, जबकि वो पिछड़े नहीं है, स्वयं वो पिछड़े हैं। और वो, ये आप देखिए कि भारत की क्या स्थिति है। आप तो खुद इतने ज्ञानी हैं, मैं क्या, आप, मैं तो बच्ची हूँ, आपकी बेटी हूँ, आप खुद महाज्ञानी हैं। लेकिन आप समझिए कि आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के टाइम से, या बाद में ठाकुर थे वीपी सिंह जी,
ठाकुर समाज से थे। क्या कभी आपने सुना उन लोगों के मुंह से कि हमने कर्पूरी ठाकुर जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, हमने मुलायम सिंह यादव जी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, हमने राम नरेश यादव जी को चीफ मिनिस्टर? कभी आपने सुना कि उन्होंने कहा हो कि पिछड़े हैं तो हमने पिछड़े को सीएम बना दिया? कभी आपने सुना? कभी नहीं सुना होगा। कभी ऐसी बातें किसी को सुनने में नहीं आई कि ये पिछड़े हैं तो वीपी सिंह जी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जी को मैंने सीएम बना दिया, या चौधरी चरण सिंह जी कह रहे हैं कि हमने पिछड़ों को सीएम बनाया। तो हमने, उन्होंने भी बहुत लोगों को सीएम बनाया, लेकिन कभी ऐसी बातें भारत की राजनीति में, कभी इतनी निम्न स्तर की बातें कि सीएम या पीएम या प्रेसिडेंट के जाति के ऊपर बात करी जाए, ऐसी सुनने में नहीं है। लेकिन आप देखिए बीजेपी आरएसएस, इसलिए मैं बीजेपी आरएसएस, बीजेपी को पार्टी नहीं बुलाती, एक गिरोह बुलाती हूँ बेसिकली। एक गिरोह है, गैंग है, ये गैंग के जैसे काम करते हैं। इन्होंने क्या किया कि ये राष्ट्रपति जी की भी जाति इन्होंने बता दी। मतलब सीएम की तो जाति बताते ही बताते हैं, राष्ट्रपति जी की भी जाति बता दी। तो ये जाति का खेला एक्चुअली कर कौन रहा है? क्योंकि मीडिया इनके पास है, अरबों रुपए का भ्रष्टाचार कर करके बीजेपी ने डकार लिया, अरबों रुपए खुद डकार लिया, बाकी कई अपने मित्रों को डकरवा अच्छा, डकरवा ये के नाहिद, जो विदेश भगवा ये जो दिया। मीडिया है, जी, नाहिद, जो गोदी मीडिया है, इसका मुकाबला आप कैसे करेंगी? क्योंकि देखिए बड़ा मजबूत तंत्र है, अरबों आप करोड़ों जैसे रुपए। लोग मदद करेंगे ना हम लोग की। नहीं, हम तो कर आप ही रहे, हैं, देखिए हम आप तो। हैं, देखिए आप जैसे विद्वान और आप जैसे लोगों को देश की आवश्यकता है। आप, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप जैसे लोग, महान विचार के लोग और ज्यादा दिन रहे दुनिया में, ताकि एक हम लोग को मार्गदर्शन भी मिलता रहे और एक अच्छा वातावरण भी मिले। क्योंकि आप जैसे भी लोग हैं देश में, और मैं बता रही हूँ 90% प्लस आप ही जैसे लोग हैं देश के। ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं, मतलब बहुत ही गिने चुने लोग हैं बीजेपी और आरएसएस और उनके समर्थक, जो इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं। ऐसे लोग हैं नहीं। तो आप जैसे लोग हैं, सोशल मीडिया है, इससे हम मुकाबला कर तो रहे हैं, हम तो मुकाबला कर ही रहे हैं इन लोगों से। आप और आप मदद कर रहे हैं। और जनमानस, विशेषकर जनमानस, मैंने बताया ना, जनमानस को माननीय अखिलेश यादव जी, उन वो पीडीए समाज ने उनको योद्धा मान लिया अपना। आप ये समझे कि बच्चा बच्चा भी जग गया है। मैंने अनेकों बच्चों से, मेरी भेंट होती है, अनेकों बच्चे बोलते हैं पीडीए समाज के, वो जानते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी कौन है, वो माननीय अखिलेश यादव जी से मिलना चाहते हैं। उनसे पूछो कि भारत का पीएम कौन है, वो नहीं बता पाएंगे। उनसे पूछो उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है, वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन वो पीडीए समाज के योद्धा माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में हर कोई जानता है, क्योंकि उन्होंने जगा दिया इस समाज को, चेतना पैदा कर दी। जो बीजेपी और आरएसएस में अनेकों डिबेट्स पे जाती हूँ, बीजेपी आरएसएस बार बार हम पर लालछन लगाते हैं कि हम जाति की बात कर रहे हैं, यानी विपक्ष जाति की बात कर रहा है। विपक्ष जाति की बात नहीं कर रहा है, बीजेपी और आरएसएस जाति की बात करी। मैंने बताया अभी आपको कि राष्ट्रपति जी की जाति पर बात कर ली, राष्ट्रपति जी का जाति बता दिया। इससे ज्यादा निम्न स्तर की और घटिया कौन सी बात हो सकती है? और जाति का खेला, आप तो खुद विद्वान है, आप खुद बता रहे, इतिहास में जाएंगे तो बहुत कुछ निकल आएगा। जाति का खेला क्या मुसलमानों ने किया? किसने खेला? किसने जाति में बांट दिया? भाई बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने, उनकी मानसिकता जो इन लोगों की थी उस वक्त, उन लोग ने बांट दिया कि पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं। ये तो जाति का खेला तो पहले से चला आ रहा है भाई ना। नाहिद, मैं देखिए एक आश्वासन दे सकता हूं एक शिक्षक के रूप में और आपके बुजुर्ग के रूप में, कि देखिए हम लोग हर तरह से भारत के हर व्यक्ति को, 142 करोड़ लोगों को एक परिवार मानते हैं। कोई सवर्ण नहीं है, कोई बैकवर्ड नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, आप मुसलमान बिटिया नहीं है, आप मेरी खुद की बिटिया है। और आपका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, मेरा ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। और हम लोग एकजुट होकर, जैसे 1962 के युद्ध में मैंने देखा था, 65 के युद्ध में देखा था, 71 के युद्ध में देखा था, जब प्रयाग स्टेशन हमारे प्रयागराज के मेरे घर के पास हुआ करता था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब अपने घर की सारे पैसे, सोना चांदी वहां पे सैनिकों को दिया करते थे, सरकार को दिया करते थे, कोई धर्म का भेद नहीं था। तो भगवान करे जो आप कल्पना कर रही हैं, जिसके लिए आप प्रयास कर रही हैं, और मैं चाहता हूं, ये डॉक्टर लोहिया से मैं भी बहुत प्रभावित था और समाजवादी योजना सभा का मैं भी सदस्य था अपनी जवानी में। तो मैं चाहता हूं सबको सबका अधिकार मिले और देश आगे बढ़े, और ये जो ऐसी शक्तियां जो देश के कदम पीछे खींचना चाह रही हैं हारे। आप भी प्रयासरत हैं, मैं भी जब तक हूं दुनिया में
तब नहीं, तक मैं प्रयास करता इस रहूंगा। पे बस एक चीज बोलना चाह रही हूँ। जो आप कह रहे हैं कि देश में जो ऐसी शक्तियां के हार है, ठीक है, इस बार उन्होंने सरकार बना ली, इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकार बना ली। लेकिन ये देखिए, आप हाफ हो गए। उत्तर प्रदेश में देखिए ना आप, ये इतना नफरत फैला रही थी बीजेपी, इतनी नफरत भरी बातें कर रही थी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी हाफ हो गई। समाजवादी पार्टी जो हम 13 गुना बढ़ गए, हमारे सहयोगी दल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 6 गुना सीटें बढ़ गई। और ये समाजवादी पार्टी को बीजेपी के लोग समाप्तवादी समाप्त, इसको आप समाप्त कहेंगे? हम बढ़ गए, हम बड़े हो गए, ये छोटी पार्टी बन गई। और कांग्रेस को बीजेपी कहते रहते हैं कि समाप्त हो गई, कांग्रेस समाप्त हो गई। अरे भाई, वो 103 पर आ गए, 102 103 पर आ गए, आप घट रहे हैं। तो ये आप ये देखिए कि बेसिकली जो बीजेपी है, ये बीजेपी जो नकल कर रही है, बीजेपी बेसिकली माननीय अखिलेश यादव जी की नकल कर रही है। जो ये पिछड़े दलितों की बातें करती है, ये दिखावे की बातें, और केवल माननीय अखिलेश यादव जी की नकल में बातें कर रही है। माननीय अखिलेश यादव जी तो दिल से बात कर रहे हैं और वाकई इस दिशा में काम कर रहे हैं। अभी उपचुनाव हुआ, 9 सीटों में उपचुनाव हुआ था, तो जाति के हिसाब से पीडीए जितनी जिसकी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से उन्होंने टिकट वितरण किया। और यहाँ तक महिलाओं को टिकट दिया, 9 में से 5 सीटें महिलाओं को दी थी, क्योंकि पीडीए में महिलाएं भी आती, आधी आबादी भी आती। अब बीजेपी भी माननीय अखिलेश यादव जी की नकल में पिछड़े दलितों की बात करती है, लेकिन कहा जाता है ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए, वो बीजेपी के पास है नहीं। अभी देखिए, जिला अध्यक्षों की सूची निकाली, उसमें जिनकी आबादी 6% है, उनको लगभग 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 57-58% उनको भागीदारी दे दी, और जिनकी आबादी 72% है, उनको कम भागीदारी दे दी। तो इसलिए धरातल पर तो ये पिछड़े दलित भी देख रहे हैं कि जब देने की बात आती है तो बीजेपी देती नहीं है, बीजेपी खाली लेना चाहती, इनसे वोट लेना चाहती। मैं तो कहती हूँ कि अगर राष्ट्रपति जी के पद की बात करते हैं तो मोदी जी राष्ट्रपति बन जाए, जो राष्ट्रपति है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तब हम समझें कि आपके दिल में बहुत प्रेम है पिछड़े दलित आदिवासियों के प्रति। लेकिन नहीं है। आप ये देखिएगा कि जातिगत जनगणना की जो मैं बात कर रही हूँ, और यही मांग है 90% प्लस आबादी की जातिगत जनगणना, ये आज होगी, चाहे अभी हो जाए, चाहे 10 दिन बाद हो जाए, चाहे 10 महीने बाद हो जाए, चाहे 5 साल बाद हो जाए, लेकिन ये होकर रहेगा। क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, और माननीय राहुल गांधी जी ने भी उनके बाद ये कह दिया है, तो इसलिए अब ये होकर रहेगी, ये रुकेगी नहीं। और फिर आबादी के हिसाब से, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी आबादी के हिसाब से जब भागीदारी होने लग जाएगी, तब आप देखिएगा प्रदेश का, देश का एक खुशनुमा माहौल बन जाएगा, और अच्छा माहौल बनेगा, और हर वर्ग के लोग खुश रहेंगे। और भाईचारा, जो बीजेपी, ये दुष्ट भाजपा जिस भाईचारे को नष्ट करना चाहते हैं, वो भाईचारा और मजबूत हो जाएगा, भाई और नाहिद, हमारा देश जो है अखंड भारत बन जाएगा। ये कामना मत करो कि मोदी जी को राष्ट्रपति बना दिया जाए, वरना वो प्रधानमंत्री के सारे अधिकार छीन लेंगे और राष्ट्रपति के पास सारे अधिकार चले जाएंगे। तो इसलिए कामना ये करो, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, या अखिलेश यादव बने, या स्टालिन बने, नहीं नहीं, या राहुल कोई। गांधी जी ने, देखिए राहुल गांधी जी ने, मैं तो आपको बताया, मैंने हिंट दी आपको, लेकिन चूंकि आपने बात कर दी प्रधानमंत्री जी की, तो मैं आपको बताऊं, राहुल गांधी जी ने तो बकायदा, उनका अखबार में बयान आया था कि देश के जो प्रमुख पद हैं, वो चाहते हैं कि उसमें जो है पिछड़े समाज, चूंकि पिछड़ों की आबादी सबसे ज्यादा है, तो तो वो चाहते हैं कि उसमें, अखिलेश यादव को जी बनाया जी जाएगा जी, पिछड़े प्रधानमंत्री। समाज के लोग ही देश के प्रमुख पदों पर काबिज हो। तो स्पष्ट है कि उन पिछड़े समाज से देश में आज की डेट में सबसे बड़े नेता कौन है? माननीय अखिलेश यादव जी। हम देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है, तो माननीय असली अखिलेश पिछड़े यादव को जी बनाइए, नकली तीसरे पिछड़े नंबर को के क्यों बनाया जाए। नेता हैं। तो इसलिए स्पष्ट है कि वो कह रहे हैं, राहुल गांधी जी स्वयं कह रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बना, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो माननीय अखिलेश यादव जी बनेंगे, बनेंगे, तय है। देखिए, आप ये समझे कि पिछड़े दलितों के प्रति कितनी नफरत है कि गंगा जल से धुलवाया मुख्यमंत्री आवास। क्यों? क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी आज सीएम वहां रहे, उनसे पहले दलित समाज से चीफ मिनिस्टर रही वहां पे, इसलिए उसको गंगा जल से धुलवा दिया। माननीय अखिलेश यादव जी मंदिर गए, उसको गंगा जल से धुलवा दिया। कन्नौज में मंदिर गए, उसको गंगा जल से धुलवा दिया कि अशुद्ध हो गया, यहाँ शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि इतनी नफरत है पिछड़े दलितों के प्रति। तो आज की डेट में हर वर्ग, हर हर जनमानस जो है जागरूक हो चुका है। कर्टसी, यू कैन से सोशल मीडिया, आज सबके हाथ में स्मार्टफोन है। हर मैसेज, हर चीज, भले ही मीडिया ना दिखाए, आपके आपके जैसे चैनल्स क्यों चल रहे हैं? क्योंकि लोग टीवी नहीं देखना चाहते, लोग आपको सुनना चाहते हैं।
तो इसलिए क्योंकि हर चीज आप सही सही वास्तविकता पर आधारित बता रहे हैं, तो आज हर वर्ग के लोग जागरूक हो चुके और आप जैसे वर्ग के लोग भी इसको नहीं पसंद करते। मैं समझती हूँ कि अग्रणी समाज से भी लोग नहीं पसंद करते हैं कि कोई जाए और आप उसको गंगा जल से धुलवा दें कि पिछड़े गए हैं, अशुद्ध हो गया देखिए, है, कोई भी दलित, देशभक्त होगा, कोई ये भी राष्ट्रभक्त कोई भी होगा, जो नहीं, भारत को प्यार करने वाला होगा, वो वो इस किसी तरह को का नीचा नहीं समझता, अपने को नहीं। ऊंचा नहीं समझता। भगवान ने सबको बराबर बनाया है। हमारे भगवान कृष्ण ने, नाहिद, ये कहा जी, है, हम लोग आत्मा हैं जी, और वो परमात्मा है। तो मृत्यु के बाद मेरी आत्मा उनके परमात्मा से विलन होगा, ये हमारे सनातन धर्म में माना जाता है। जी, जी, हमारी बात है कि ये तो नहीं भगवान कृष्ण ने कहा था केवल हिंदुओं में आत्मा होती है, बाकी जी। क्रिश्चियंस में या सिखों में या नहीं, नहीं, मुसलमानों में नहीं होती। इसका माने में आप भी एक आत्मा हैं, मैं भी एक जी, आत्मा हूं। आपका भी एक वस्त्र है। इस युग में आप मुसलमान पैदा हुई, मैं हिंदू पैदा हुआ। हो सकता है मैं मुसलमान पैदा हुआ होता, हो सकता है आप हिंदू पैदा हुई होती। इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, प्रकृति का जी, नियम है। जिस परिवार में जन्म हुआ सनातनी था तो मैं सनातनी बन गया। जी, आप जिस परिवार में जन्म हुआ इस्लाम को मानता था, इसलिए आप इस्लामिस्ट बन गए। लेकिन हम लोग केवल एक आत्मा है और ये शरीर हमारा जो है वस्त्र है। तो नाहिद, बहुत अच्छा लगा और जी, मैं कामना करता हूं परमेश्वर से कि तुम जो बात कह रही हो ऐसा हो। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने और देश के अंदर एक ऐसा व्यक्ति आए जो पढ़ा लिखा हो, जिसकी डिग्री असली हो और जो सही अपनी पत्नी का उतना ही सम्मान करे जैसे परिवार के अंदर पत्नी का सम्मान होना चाहिए। होना चाहिए। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत लुकिंग बहुत फॉरवर्ड अच्छा आगे भी लगा। बात करेंगे आपसे। थैंक यू सर। चलो, नमस्कार, धन्यवाद। जय संविधान।